आयरन। सो अभी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आरटीपी मई 2025 का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का है और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अगर आप एक बार नहीं करके जाओगे तो एग्जाम में पॉसिबल ही नहीं करना। तो चलिए अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं और इसके रिस्पेक्ट में थोड़ी सी मुझे अंडरस्टैंडिंग देनी होगी तो वो भी मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ ताकि ये क्वेश्चन मैं आपको एकदम सिंपल वे में आराम से समझा सकूँ। सबसे पहले आप मेरी बात सुनो। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक 10 ईयर का बॉन्ड है, ठीक है, जिसकी फेज वैल्यू मान लो 15 लाख है, ठीक है, और कूपन रेट इसका 8% है। वाईटीएम यानी मार्केट रेट भी 8% ही है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जैसे हमें पता है और इसकी 10 ईयर का बॉन्ड है, मतलब लाइफ कितनी है, 10 ईयर की है। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसे करते करते 10 साल तक मान लो हमने बॉन्ड इशू किया है। मान लो मैं एक कंपनी हूं, मुझे 15 लाख रुपीज की जरूरत है, तो मैंने 15 लाख रुपीज आपसे उधार लिया और आपको मैंने बॉन्ड इशू किया है। अब जबकि मेरा ऑब्लिगेशन है कि मुझे आपको हर साल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 15 लाख का, कितना, 8% जो कूपन रेट है। 15 लाख का 8% यानी 1,20,000 मुझे आपको हर साल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितने साल तक? फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। यानी 10 बार हर साल 1,20,000 आपको मैं इंटरेस्ट दूंगा और लास्ट में मैं आपको 15 लाख रुपीज भी दे दूंगा। अब जबकि मान लो वाईटीएम आपका 8% है, मार्केट रिक्वायरमेंट भी 8%, मतलब इन्वेस्टर को भी 8% ही रिटर्न चाहिए। उसी हिसाब से अभी हमने इशू किया है। तो इन सब का प्रेजेंट वैल्यू जो आएगा वही तो मार्केट वैल्यू होगा, वही आपका मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी होगा। अगर मान लीजिए हम लाइबिलिटी को मेजर करते फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि हमने क्या देखा था, लाइबिलिटी को हम एदर एमोटाइज कॉस्ट मेथड में मेजर करते हैं या फिर एफबीटीपीएल में मेजर करते हैं। मान लीजिए आपने एफबीटीपीएल मेथड मेजर किया है, तो अगर हम एफबीटीपीएल में मेजर करेंगे तो इसकी फेयर वैल्यू हमें डिटरमाइन करना है। और आज की डेट में इसकी फेयर वैल्यू क्या आएगी, अगर हम इसको 8% से ही खींचे तो ऑब्वियस सी बात है कूपन भी 8% ही है। तो 8% से खींचोगे तो डेफिनेट सी बात है इसकी मार्केट वैल्यू आज के रेट में कितनी आएगी, 15 लाख ही आएगी। तो 15 लाख इसकी मार्केट वैल्यू खुद से कैलकुलेट करके कर सकते हो। 1,20,000 इंटू पीवीआईएफ 8% 10 ईयर्स और प्लस 15 लाख इंटू पीवीआईएफ 8% 10th ईयर। तो इन सबको प्रेजेंट वैल्यू में खींचोगे 15 लाख ही आएगा। मुझे आपको कुछ समझाना है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वाईटीएम चेंज होके 10% हो गया, यानी अब इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट जो है 10% हो गई है। अगर वाईटीएम 10% हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में इस बॉन्ड का मार्केट वैल्यू क्या होगा? हमें पता है जब वाईटीएम बढ़ता है, जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, हमने एसएफएम एएफएम में पढ़ा हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में प्राइस गिरेगा, मतलब इसकी मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी क्या होगी, गिर जाएगी। हम देखते हैं, देखो तो यहाँ पर 1,20,000 ऐसे करके 10 साल तक 1,20,000 हमें देना है और लास्ट में 15 लाख हमें देना है। और अब इन सबको हम क्या खींच करेंगे, 10% से खींचेंगे। तो चलिए मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं कैलकुलेटर से खींच लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। 1,20,000 डिवाइडेड करेंगे 1.10 इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस, कितनी बार करेंगे, 10 बार करेंगे। 1.10 इक्वल एम प्लस, मेरे में इक्वल इक्वल दबा के भी कर सकता हूँ मैं और जीटी लगा सकता हूँ, तो मैं वैसे करूंगा। तो यहाँ पर मैंने जीटी लगाया तो ये आ रहा है आपका 737348 आ रहा है 1,20,000 का प्रेजेंट वैल्यू। और साथ साथ 15 लाख को भी अगर हम प्रेजेंट, 15 लाख तो एक ही बार है, तो डिवाइडेड 1.10 10 बार इक्वल दबा देंगे यार 578315। तो इसकी मार्केट वैल्यू आज के डेट में कितनी हो गई, 1,315,663। 1,315,663। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लो हमने जब बॉन्ड इशू किया था, तो हमें पैसे कितने मिले, हमें पैसे 15 लाख मिले। तो बैंक में हमारे पास पैसे जो आए वो कितना आया, 15 लाख रुपीज हमारे पास पैसा आया और बदले में हमने बॉन्ड्स इशू कर दिया, है ना। तो बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग जो हमारा लाइबिलिटी है, ये हमारा फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, ये हमारा कितने का हो गया, 15 लाख का हो गया। अब मान लो ये बॉन्ड्स को मेजर कर रहे हैं एफबीटीपीएल में, बॉन्ड्स एट एफबीटीपीएल, हम इसको मेजर कर रहे हैं एफबीटीपीएल में।
तो आप मुझे बताओ, अगर मान लो आपकी मार्केट वैल्यू बाद में सब्सेक्वेंटली, मान लो सेम डे इवनिंग, एक बार के लिए मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए रखना चाहता हूँ, ऐसे तो हर रिपोर्टिंग पीरियड एंड में हम उसका फेयर वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, बट अभी के लिए आप समझो उसी डे में अगर आपकी मार्केट वैल्यू जो आपका गिर जाएगा, यानी 15 लाख का जो बॉन्ड्स का मार्केट वैल्यू है लाइबिलिटी का, वो अगर 1315663 हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में आप एंट्री क्या करोगे? ऐसा सिचुएशन में जो भी आपका डिफरेंस है, आप लाइबिलिटी को कम करोगे। सबसे पहली बात, 15 लाख की लाइबिलिटी अब इतनी हो जाएगी 1315663, 15 लाख की लाइबिलिटी जो है 1315663 हो गई, मतलब 184,337 से लाइबिलिटी रिड्यूस हो गया। तो मतलब लाइबिलिटी रिड्यूस्ड बाय कितना? 184,337 से लाइबिलिटी हमारा रिड्यूस हो गया। कैसे आया? 15 लाख में से इतना आप कम कर दोगे, इतना लाइबिलिटी रिड्यूस हुआ है। तो आप मुझे बताओ, जब हमारा लाइबिलिटी रिड्यूस होता है तो हमारा फायदा होता है कि घाटा होता है? ऑब्वियसली हमारा फायदा होता है। लाइबिलिटी रिड्यूस होगा, हमारा फायदा होगा। और अगर हम एफबीटीपीएल में मेजर करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम लाइबिलिटी को कम करेंगे, हम एंट्री करेंगे बॉन्ड्स एट एफबीटीपीएल, जो हमारा आउटस्टैंडिंग है उस बॉन्ड्स को हम क्या करेंगे? 184,337 से कम करेंगे, मतलब डेबिट करेंगे। लाइबिलिटी कम हो रहा है और हम फायदा दिखा देंगे कहां पर? पीएनएल में 184,337। यहां तक तो आपको पूरा का पूरा समझ में है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बस मैं इसमें एक छोटा सा एक ट्विस्ट ऐड करना चाहता हूं। अभी तक मैंने आपको सिंपल समझाया कि मैं बॉन्ड्स को एफबीटीपीएल में मेजर कर रहा हूं। मेरी लाइबिलिटी जो है 15 लाख की लाइबिलिटी है, वाईटीएम बढ़ने की वजह से मेरी लाइबिलिटी जो है वो कम हो गई, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। तो हमारे लिए तो फायदा ही ना। हमारे लिए क्यों फायदा है? क्योंकि हमें तो 8% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, मार्केट में लोग 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं। हमने जो लोन लिया हमें सिर्फ 8% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो हमने तो फिक्स कर लिया 10 ईयर्स का मैच्योरिटी का, तो हमारा फायदा हो गया, इतना का हमारा लाइबिलिटी रिड्यूस हो गया, हमने पीएनएल में दिखा दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर आपको मैं एक बात बता देता हूं, जो वाईटीएम आपका 8% से 10% हुआ है, ठीक है, ये दो कारणों से होता है। एक तो होता है कि मार्केट में ही जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही बढ़ गया आपका, मतलब सभी का ही बढ़ा, सभी बॉन्ड्स का ही मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया। एक तो उस कारण से वाईटीएम बढ़ता है, और दूसरा एक क्रेडिट रिस्क की वजह से भी वाईटीएम बढ़ता है। जैसे मान लीजिए मेरा बॉन्ड्स जो है ना, मेरी कंपनी जो है बहुत ही अच्छी रेटेड कंपनी है, ट्रिपल ए रेटेड या डबल ए रेटेड, अच्छी रेटिंग की कंपनी है मेरी, तो उस वजह से मेरे बॉन्ड्स का जो वाईटीएम है, इन्वेस्टर्स का जो मेरे से रिक्वायरमेंट है वो कम है। लेकिन अगर मेरे बॉन्ड्स की रेटिंग खराब हो जाएगी तो ऐसे सिचुएशन में वाईटीएम बढ़ जाएगा, लोगों का, इन्वेस्टर जो है जो बॉन्ड खरीदेंगे वो हमसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट डिमांड करेंगे। क्योंकि सिंपल सी बात आपको पता है, जैसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स खरीदते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स अगर आप खरीदना चाहोगे और एक तरफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आप खरीदोगे, तो दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप कौन सा बॉन्ड खरीदना प्रेफर करोगे? आप खरीदना प्रेफर करोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड, क्योंकि उसमें रिस्क कम रहता है, गवर्नमेंट में रिस्क कम रहता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड को आप प्रायोरिटी दोगे अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड में और कॉर्पोरेट बॉन्ड में। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड में कहीं ना कहीं रिस्क रहता है कंपेयर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड, इसलिए कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्टर्स को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होता है। और वैसे बहुत अलग अलग कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। जो कॉर्पोरेट जो बॉन्ड्स ऐसे हैं जिसमें ज्यादा रिस्क है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो आपको अब मैं ये समझाना चाहता हूं, अब मान लो फॉर एग्जांपल, ये तो मैंने कर दिया 10% से। अब मान लो फॉर एग्जांपल जो हमारे बॉन्ड जो है, हमारे बॉन्ड का वाईटीएम जो है ना वो 11% हो गया और 1% बढ़ गया। ये 1% एडिशनल जो बढ़ा है इज ड्यू टू बॉन्ड्स क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क की वजह से आपका बढ़ा है, मतलब बॉन्ड्स का, मतलब बॉन्ड्स में रिस्क बढ़ गया है कि आपका क्या पता क्रेडिबिलिटी रिस्क आ गया, कि क्या पता आगे जाके फ्यूचर में पूरा पैसा हम नहीं दे पाए, हमसे लोगों का विश्वास उठ चुका है। तो उस वजह से बॉन्ड्स का वाईटीएम 11% हो गया। अगर बॉन्ड्स का वाईटीएम 11% हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में आपका 10 साल तक आपको तो 1,20,000 देना है और 15 लाख लास्ट में देना है। तो इसको आप 11% से खींचोगे, इसको आप 11% से खींच के देखो एक बार,
1,20,000 को, 1,20,000 डिवाइडेड 1.11 इक्वल 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 10 बार किया और जीटी दबा दिया 706,708। और फिर आपका 15 लाख डिवाइडेड 1.11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 528,277 कितना आ रहा है प्लस 706,708, ये आ गया 1,2,3,4,985। तो अब देखो आपका ये जो बॉन्ड्स का पहले मार्केट वैल्यू था 135,663, ये और गिर के आपका यहां से अगर आप देखोगे ये और गिर के कितना हो गया आपका इतना हो गया। तो यानी आप वापस से लिख सकते हो लाइबिलिटी कितना रिड्यूस हुआ, लाइबिलिटी रिड्यूस्ड बाय कितना रिड्यूस हुआ लाइबिलिटी, जो पहले लाइबिलिटी था 1315663 तक तो हम आए गए, ये हो गया 1,2,3,4,985, लाइबिलिटी और कम हो गया आपका 1,315,663 माइनस 1,2,3,4,985 80678। अब आप बोलोगे कि ये जो लाइबिलिटी रिड्यूस हुआ है तो आप बोलोगे कि ठीक है हम क्या करेंगे, हम लाइबिलिटी को रिड्यूस करेंगे, यानी वही बॉन्ड्स एट एफबीटीपीएल, बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग को 80678 से आप रिड्यूस करोगे और आप दिखाओगे पीएनएल में 80678। बट क्या आपको खुशी हो रही है ऐसा करते हुए, आप मुझे आराम से सच सच बताना। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले आपका 8% था 15 लाख था, मार्केट में मार्केट आपका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ गया 2% से, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 2%। तो ठीक है हम खुश हो रहे थे, मार्केट में इंटरेस्ट रेट 2% से बढ़ गया 10% हो गया, बट हमें तो 8% इंटरेस्ट देना है तो हम खुश हो गए और हमने खुशी खुशी 184,337 पीएनएल में दिखा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट यहां पर आप देखो, यहां पर आपका अब वाईटीएम का जो बॉन्ड्स का वाईटीएम है जो 10 था अब 11% हो गया, ये 11% 10 से 11% जो हुआ ये किस वजह से हुआ है, क्या ये इस वजह से हुआ है कि बॉन्ड्स में इंटरेस्ट रेट मार्केट का बढ़ गया, नहीं, ये इस वजह से हुआ क्योंकि बॉन्ड आपका अनअट्रैक्टिव हो गया, बॉन्ड्स आपका उतना ज्यादा भरोसेमंद नहीं रहा जितना पहले भरोसेमंद था। पहले ज्यादा इन्वेस्टर्स लोग इस पे भरोसा ज्यादा करते थे बॉन्ड पे, अब लोग का इस पे भरोसा कम हो गया है, उस वजह से इस पे क्रेडिट रिस्क बढ़ गया है और क्रेडिट रिस्क बढ़ने की वजह से इसका इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टर्स को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर बोलता है भैया आपका रिस्क ज्यादा है, आपके में हमारा पैसा डूबने का डर लग रहा हुआ है हमें, है ना, तो उस वजह से वाईटीएम का रेट बढ़ गया। तो अब ये बढ़ा तो ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं, बढ़ा जरूर है, बढ़ने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इतनी हो गई है, मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इतनी हो गई है, बट ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के लिए बुरी बात है। जो इन्वेस्टर ने मान लो फॉर एग्जाम्पल, जो इन्वेस्टर ने मान लो 15 लाख देके खरीदा है, वो इसमें तो चलो बोलेगा ठीक है मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, इसमें कंपनी का दोष नहीं है, बट यहां पर तो आपने कहीं ना कहीं कंपनी ने कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के साथ दगाबाजी की है, कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा उठ चुका है, अब लोग आगे जाके आपकी कंपनी में क्या पता पैसे लगाएंगे नहीं, और इसको आप अपनी जीत नहीं मान सकते। यहां पर देखो भले ही आपकी लाइबिलिटी की मार्केट वैल्यू गिर रही है, ठीक है, तो आप बोलोगे लाइबिलिटी की मार्केट वैल्यू गिर रही है हमारा तो फायदा हो रहा है, पर आप इसको जीत नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कंपनी डैमेज हुई है, कहीं ना कहीं आपकी कंपनी का क्रेडिट रिस्क बढ़ा है, उस वजह से आपको ये फायदा मिला है। तो ये देखा जाए तो एक प्रकार से रियल टर्म्स में ये फायदा नहीं है, और इसी वजह से इसको पता है क्या करते हैं, हम पीएनएल में नहीं दिखाते हुए हम इसको ओसीआई में दिखाते हैं। तो सिंपल सी बात ये कि जब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, जब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज होने पर क्या होगा पता है, लाइबिलिटी डिक्रीज होगा और हमारा प्रॉफिट होगा, और ये प्रॉफिट हम कहां दिखाएंगे, पीएनएल में दिखाएंगे, समझ आया। और अगर मान लीजिए डिक्रीज होता है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होता है तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो हमारा लॉस होगा, लॉस भी हम कहां दिखाएंगे, पीएनएल में दिखाएंगे, जब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में उतार चढ़ाव होगा, है ना,
तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस होगा पीएनएल में दिखाएंगे। लेकिन जब क्रेडिट रिस्क, मार्केट वाईटीएम जब आपका इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू क्रेडिट रिस्क, तो ऐसे सिचुएशन में मान लो अगर वाईटीएम बढ़ा है तो आपका लायबिलिटी घटेगा, और अगर आपका लायबिलिटी घटेगा तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो आप पीएनएल में नहीं दिखा सकते, वो आप ओसीआई में दिखाओगे। वही अगर आपका वाईटीएम डिक्रीज हुआ है तो लायबिलिटी आपका क्या होगा, बढ़ेगा, और बढ़ा हुआ होगा तो लॉस होगा, लायबिलिटी बढ़ेगा, आप इसे भी ओसीआई में दिखाओगे। मतलब सिंपल सी बात इतनी सी है कि मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे जाए, प्रॉफिट या लॉस होगा पीएनएल में दिखाओगे अगर आप लायबिलिटी को एफबी टेबल में मेजर कर रहे हो। लेकिन अगर आपका क्रेडिट रिस्क में चेंज होने की वजह से आपका वाईटीएम गिर रहा है या बढ़ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो भी डिफरेंस आएगा, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, वो पीएनएल में नहीं दिखाओगे, आप ओसीआई में दिखाओगे। और उसी के रेस्पेक्ट में ही ये क्वेश्चन है जो अब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अब ये क्वेश्चन मैं श्योर हूं आपको आराम से हो जाएगा, मैं कैलकुलेटर में करा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2001 एबीसी लिमिटेड ने 10 ईयर का बॉन्ड इशू किया विद पार वैल्यू रुपीज 15 लाख एंड एनुअल फिक्स कूपन रेट 8% का, यानी कूपन रेट 8% दिया जाएगा 15 लाख पे। 15 लाख का 8% होता है 1,20,000। कितने साल तक दिया जाएगा, 10 ईयर्स तक दिया जाएगा। विच इज कंसिस्टेंट, जो कूपन रेट है ना वो कंसिस्टेंट है विद मार्केट रेट्स। मतलब वाईटीएम भी फिलहाल कितना है, 8% ही है। तो आप बताओ ऐसे सिचुएशन में फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी क्या होगा। जब कूपन रेट इक्वल टू मार्केट रेट होता है तो फेस वैल्यू फेयर वैल्यू बन जाता है। तो 15 लाख की आपका फेयर वैल्यू होगा। आप चाहो तो कर सकते हो, हर साल का 1,20,000 को आप 8% से खींचोगे, 15 लाख को भी 8% से खींचोगे, 15 लाख आएगा। तो अभी फिलहाल इसकी फेयर वैल्यू क्या है, 15 लाख है। अब आगे, एबीसी लिमिटेड यूजेस सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट एज इट्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट एट द डेट ऑफ द इंसेप्शन ऑफ द बॉन्ड सोफर इज 5%। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, देखो जो सोफर होता है वो तो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होता है, जैसे यूएस ट्रेजरी रेट वगैरह जो होता है, रिस्क फ्री रेट होता है, उसके लगभग बराबर ही रहता है, क्योंकि सोफर में भी ये ओवरनाइट लेन देन होता है बैंक का, और इसमें ऐसे भी कोई रिस्क नहीं रहता। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि ये सोफर जो दिया हुआ ये कहीं ना कहीं जो रिस्क फ्री रेट है। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी थोड़ी ना रिस्क फ्री रेट पे बॉन्ड इशू कर पाएगी, फिर लोग खरीदेंगे क्यों। लोग बोलेंगे भाई तेरी कंपनी में तो रिस्क है, तेरी कंपनी में तू अगर हमें 5% का इंटरेस्ट देगा, हम तेरे पास क्यों, जिससे हम बैंक में पैसा रखेंगे, हम तुझे क्यों पैसा दें हम। तो कंपनी यहाँ पर प्रीमियम देती है, क्योंकि कंपनी में रिस्क रहता है, उस वजह से प्रीमियम देती है। तो जो भी क्रेडिट रिस्क वगैरह है उस वजह से कंपनी क्या दे रही है, 3% का प्रीमियम दे रही है। प्लस हम बोल सकते हैं रिस्क प्रीमियम दिया जा रहा है 3% का, मे बी ड्यू टू क्रेडिट रिस्क वगैरह की वजह से। तो ये 3% का प्रीमियम दिया जा रहा है, और मतलब रिस्क फ्री रेट कितना, 5% है, ये दोनों मिला के क्या हुआ, 8% हुआ। डन। अब हमें समझ में आ गया कि प्रीमियम कितना है और रिस्क फ्री रेट कितना। अब आगे एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, अच्छा 1 साल हो चुका। अब 1 साल के बाद नीचे देखो एक लाइन लिखा हुआ है, बॉन्ड्स को मेजर किया जा रहा है फेयर वैल्यू में, यानी ये लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी मेजर होगा किसमें, एट फेयर वैल्यू। मान लो एफबीटीपीएल में, क्योंकि लाइबिलिटी फाइनेंशियल एसेट हमने देखा था एफबीटीसी एफबीटीपीएल और एसीएम मेथड में होता है। फाइनेंशियल लाइबिलिटी हमने देखा था एसीएम मेथड और एफबीटीपीएल में होता है। तो मान लो एफबीटीपीएल में मेजर होगा, क्वेश्चन ने बताया है कि एसीएम मेथड नहीं लगेगा, एफबीटीपीएल में मेजर होगा। और आपसे क्वेश्चन पूछ भी रहे कि बताओ कितना ओसीआई में ट्रांसफर होगा, जो मैंने सिखाया था ना आपको एग्जांपल, वो यहाँ काम आने वाला है एट द एंड ऑफ ईयर 1। तो ईयर 1 का हमें निकालना है। तो देखो 0th ईयर का फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी 0th ईयर का कितना है, 15 लाख है। अब हमें फर्स्ट ईयर एंड में हिसाब करना है। तो फर्स्ट ईयर एंड में इन्होंने हमें बताया कि जो सोफर है ना, अब वो सोफर कितने का हो गया, 4.75% हो गया। सोफर तो 4.75% हो गया। बॉन्ड की फेयर वैल्यू दे दी इन्होंने, देखो जी, इन्होंने बता ही दिया चला के कि बॉन्ड की फेयर वैल्यू कितनी है, 15,38,100 बोल दिया इन्होंने, और बोला कि ये वैल्यू जो है वो कंसिस्टेंट है 7.6% के हिसाब से। ये बॉन्ड जो है 7.6% के रेट के हिसाब से। फिर आगे एक लाइन लिखा हुआ है, ये लाइन भी मैं जानबूझ के साथ साथ आपको पढ़ाना चाहता हूँ। एबीसी लिमिटेड एज्यूम्स ए फ्लैट यील्ड कर्व दैट ऑल चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट्स result from a parallel shift in the yield curve
एंड दैट द चेंजेस इन सोफर आर द ओनली रेलेवेंट चेंजेस इन मार्केट कंडीशन। तो बोला मार्केट कंडीशन में जो बदलाव हुआ है, जो मार्केट रेट में जो बदलाव हुआ है, वो ओनली ड्यू टू सोफर हुआ है। तो अगर हम एक बार क्रेडिट रिस्क को इग्नोर करें, हम अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो वो कितना होना चाहिए, वाईटीएम कितना होना चाहिए, मार्केट रिस्क को ध्यान में रखे तो मार्केट रिस्क को अगर आप ध्यान में रखोगे तो वाईटीएम कितना होगा, 4.75 का सोफर हो गया रिस्क फ्री रेट, प्लस 3% का जो रिस्क प्रीमियम है ये वही रहेगा, है ना। तो उस हिसाब से कितना होना चाहिए, 7.75% होना चाहिए, 7.75% होना चाहिए। लेकिन 7.6% यहाँ पर क्यों दिख रहा है, इसका मतलब ये कि क्रेडिट रिस्क में भी 0.15% का बदलाव हुआ है। तो हम एक काम करेंगे, एक बार हम 7.75% के बेसिस में हम निकालेंगे कि क्या मार्केट वैल्यू ऑफ लायबिलिटी आ रही है, और वो डिफरेंस जो भी है वो डिफरेंस कहां जाएगा, पीएनएल में जाएगा। मतलब समझ लो, एक बार हम क्रेडिट रिस्क को इग्नोर करें, एक बार हम वो वाईटीएम ले रहे हैं जो ड्यू टू चेंज इन मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ है, सोफर में चेंज होने की वजह से 7.75% आ रहा है, और 7.75% के हिसाब से फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी क्या होगा। तो अब हम ईयर 1 के एंड में ये ध्यान रखना, तो अब आपका रिमेनिंग ईयर्स बचा हुआ 9 ईयर्स, तो हम क्या करेंगे, 1,20,000 जो है उसको 9 ईयर्स तक पुल करेंगे इंटू पीवीआईएफए, कितना परसेंट लेंगे, 7.75%, 9 ईयर्स, प्लस 15 लाख इंटू पीवीआईएफ 7.75% 9th ईयर वाला लेंगे, क्योंकि एक साल बीत चुका है, ये हम फर्स्ट ईयर एंड का फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी पता कर रहे हैं। तो इसका हमें दिया हुआ, देखो जब कभी भी गिवन रहे तो देखो 7.75% के हिसाब से, डिस्काउंट रेट के हिसाब से एट द एंड ऑफ ईयर 9 और क्यूमुलेटिव 1 टू ईयर 9 का दिया हुआ आपको फैक्टर, और एट द एंड ऑफ ईयर 10 क्यूमुलेटिव 10 साल का हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हम तो एक साल बाद में आ गए। ये तो जीरो पॉइंट इन टाइम होता तब इसका इस्तेमाल करता, ये हमारे लिए काम का नहीं है, क्योंकि हम तो एक साल एंड में आ गए ना, अब तो रिमेनिंग 9 ईयर्स बचा हुआ है, तो ये डेटा हमारे लिए काम का है ना? ये हमारे लिए काम का 51.1 पैसा एट द एंड ऑफ ईयर 9 हमें दिया हुआ है, और क्यूमुलेटिवली दिया हुआ है 6.312, तो 51.1 पैसा। एक काम करता हूँ फिर भी मैं, ये थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ में कंफ्यूजन कर रहा है, 1/1.0775, एक बार मैं करके देखता हूँ कि कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस 0.510 आ रहा, अब देख लो। तो 51.1 पैसा को हम ये मानेंगे, ये क्या पैसा है ना, इसलिए 0.511 मानेंगे इसको हम, ऐसे आ रहा है 0.510, पर हम इसको लेंगे ना तो 0.511 लेंगे, और क्यूमुलेटिवली तो 0.66.312 आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1,20,000 इंटू 0.511 आएगा, प्लस 15 लाख, सॉरी सॉरी, ये तो उसका क्यूमुलेटिव 1,20,000 का तो क्यूमुलेटिव आएगा 9 साल का 6.312, प्लस 15 लाख इंटू 0.511, करते एक बार, 1,20,000 इंटू 6.312 इक्वल एम प्लस में छोड़ दिया, और 15 लाख इंटू 0.511 इक्वल एम प्लस में छोड़ दिया, एम आर सी कर दिया, 1502340 आ रहा है, 1502340। तो अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, ये देखो आपका पहले लाइबिलिटी था 15 लाख का, ठीक है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो लग रहा है, एक सेकंड रुको फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, कुछ गड़बड़ तो नहीं लिया ना मैंने, अगर क्यूमुलेटिव देखो तो 6.312 आ रहा है, एक बार चेक करने में क्या जाता है, ये कैलकुलेटर की कोई मिस्टेक होगी सर। 1/1.0775 इक्वल 1 2 टी 6.312, ठीक है, गड़बड़ तो नहीं हुआ, एक बार देख लेता हूँ फिर से, 1,20,000 इंटू 6.312, 75 15 लाख 0.51 7,66500 प्लस 75744, इस पहले कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक था, 1523940 आ रहा है, पहले कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक था।
तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, फर्स्ट ईयर को आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी यानी फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी कितनी है? 1523940, है ना? तो ये जो इंक्रीज इन लाइबिलिटी हो रहा है कितना? 23,940 का जो इंक्रीज हो रहा है, ये क्या ड्यू टू मार्केट रिस्क है? ये मार्केट रिस्क की वजह से इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो कहा जाएगा कहाँ पर? पीएनएल में जाएगा, यानी हम लाइबिलिटी को बढ़ाएंगे, पीएनएल टू लाइबिलिटी लिखेंगे, पीएनएल टू आउटस्टैंडिंग बॉन्ड कितना? 23940। और आपका क्रेडिट रिस्क बढ़ने की वजह से लाइबिलिटी इससे भी ज्यादा जा रही है, देखो 1538110 हो गया। तो क्रेडिट रिस्क बढ़ा या घटा, जो भी घटा यहाँ पर तो बढ़ा नहीं, क्रेडिट रिस्क की वजह से, इंटरेस्ट रेट घटने की वजह से आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी बढ़ गई है। तो क्रेडिट रिस्क में चेंज आने की वजह से आपका कितना है? 1538110 हो गया, 1538110 हो गया, मतलब कितना बढ़ा है? और क्रेडिट रिस्क में चेंज आने की वजह से कितना बढ़ा है? ये देखो 1523940 माइनस 1538110, 14170, ये जो आपका लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ है ना, ये ड्यू टू क्रेडिट रिस्क है। और जो क्रेडिट रिस्क की वजह से बढ़े वही ओसीआई में जाएगा। तो ओसीआई में कितना जाएगा? 14170 आपका ओसीआई के अंदर जाएगा। आप देखो यहाँ पर आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 12 है 14170। तो आंसर मैं आपको बोलूंगा, आप एक काम कर लेना, यहाँ पर प्रेजेंटेशन इस हिसाब से दे देना। 4 स्टेप जो बोला है, स्टेप ए में हम बताएंगे आयरर 8% है, स्टेप बी में हम ये बता देंगे कि आपका 5% तो सोफर है, और आपका इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक रिस्क जो है वो 3% मिला के 8% हो गया। फिर हम क्या करेंगे, आपका यहाँ पर जो 7.75% है उसके हिसाब से हमने निकाला ये फेयर वैल्यू, और हमने बोला कि 15 लाख, और इसमें जो डिफरेंस है 23940 का, ये आपका कहाँ जाएगा? पीएनएल में जाएगा। फिर हम बताएंगे कि जबकि फेयर वैल्यू आपका क्रेडिट रिस्क चेंज होने की वजह से फेयर वैल्यू आपका इतना आ रहा है, तो जो फर्दर 14170 जो बढ़ा है वो आपका कहाँ जाएगा? ओसीआई में जाएगा, ड्यू टू चेंज इन क्रेडिट रिस्क। तो इस प्रकार से अब आराम से इन्होंने भी एकदम सिंपल वे में प्रेजेंट करा है, कोई हाईफाई नहीं। आप देख सकते हो आईसीआई का भी आंसर जो है आपको समझ में, इसलिए मैंने पहले एग्जाम्पल एक लिया, और उस एग्जाम्पल को लेने के बाद मैंने कोशिश किया कि मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊं। अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका है। तो अब आपको मैं वापस एक छोटी सी बस बात में आपको रिकैप करा देना चाहता हूं। यहाँ पर कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। आपका पहले 15 लाख था, फिर बाद में 7.75%, अगर मार्केट का चेंज देखे, क्रेडिट चेंज नहीं देखे, क्रेडिट रिस्क का चेंज नहीं देखे, सिर्फ मार्केट का चेंज देखे, तो 7.75% आपका थ्योरेटिकली वाईटीएम होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपका आ रहा है इतने का लाइबिलिटी का फेयर वैल्यू। तो जो इंक्रीज हो रहा है वो जाएगा पीएनएल में, लेकिन आपका क्रेडिट रिस्क में बदलाव होने की वजह से आपकी फेयर वैल्यू तो आज की डेट में इतनी है ना। तो जो फर्दर चेंज आया है 1523940 के ऊपर जो चेंज आया है, अगर ये नीचे जाता, गिरता, तो ओसीआई में हम फायदा दिखाते हैं, यहां पर बढ़ा है तो ओसीआई में हम घाटा दिखाएंगे। एंट्री क्या होगा? ओसीआई अकाउंट डेबिट 14170 टू आउटस्टैंडिंग बॉन्ड 1417, क्योंकि आपका लायबिलिटी बढ़ा है। तो अब समझ में आया, एकदम सिंपल है। तो ये क्वेश्चन अब अंडरस्टैंडिंग बैठ गई तो अब आराम से सिंपलेस्ट वे में अब ये कर सकते हो। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हमने थोड़ा टाइम लगाया बट अच्छे से कर लिया हमने।